हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है गौर केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट 3 इयर्स रिसेंटली 3 इयर्स के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं इस बार के बोर्ड में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो को जरूर देखेंगे अपने एग्जाम में जाने से पहले। तो आई श्योर दैट कि आपको इस बार के एमसीक्यू में बहुत हेल्प मिलने वाली है और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए जो है लास्ट 3 इयर्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के जो है क्वेश्चंस हैं, उनके स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं और डिटेल से उनका सॉल्यूशन देखेंगे। कैसे एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब देखो, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो है, ये आपका जो है 2025 सेट 2 है ना। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, किसी बच्चे का मैंने लेकर के उससे जो है इसको स्कैन करके आपके लिए लेकर आए, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है, जिससे इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? 3 घंटे का पेपर होता है, 70 मिनट मार्क्स आपको मिलते हैं, 70 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का टाइम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेट 2 है, आप चाहे तो इसको जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर है तो, है ना। तो सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर है, 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 2024 भी देखेंगे, 2023 भी देखेंगे। अभी हाल फिलहाल हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं, और कैसे एमसीक्यू देखेंगे, रिपीट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस बार के एमसीक्यू को समझने के लिए। क्लियर हुआ? देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपनी। Among the following outermost electronic configuration of transition metal, which one shows the highest oxidation state? आपसे पूछा है कि आपको यहाँ पे 4 कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और पूछा है कि इनमें सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन किसका है बताइए। डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का बेटा ये क्वेश्चन आया है। क्लियर है सबको? तो देखो ध्यान से, मैं आपकी चीज बताता हूँ। किसी भी एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हमेशा याद रखना, वो कितनी हो सकती है। सोचिए जरा, पता है आपको? तो जनरली क्या होता है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वही उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत सारे बच्चों ने देखा है भाई। देखो डी ब्लॉक में क्या होता है बेटा कि डी में डी और एस दोनों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। देखो 6 + 2 8, 5 + 1 6, 5 + 2 7 और 3 + 2 5। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका किया था अल्फा, कि भाई टोटल सब ज्यादा इसी के हैं 6 + 2 8। बट यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, समझना ध्यान से। एक्चुअली देखो, आप सब देख पा रहे हैं, सब 3D है। क्या है ये? 3D है, ध्यान रखना। वैसे मैं आपको कहूँ तो डी ब्लॉक में जो है सबसे हाईएस्ट, अगर हम पूरे डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरे डी ब्लॉक में, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको, मेरे साथ नोट करना। पूरे डी ब्लॉक के अंदर सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8। किसकी होती है पता है? ऑस्मियम की। अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे उसने कॉन्फ़िगरेशन करके दिया है आपको, पूछा है कि इनमें से सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हो सकती है। तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, ये सब 3D के मेटल्स हैं। क्लियर है? 3D की कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3D में आप सब जानते हो सबसे हाईएस्ट स्टेट किसकी होती है पता है? Mn की होती है। कितनी होती है? Mn की बोलो। +7 होती है मेरे बच्चों। कितनी होती है? +7। क्लियर? कितनी होती है? +7। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? चार्ली। 3D5 और 4s2। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन किस चैप्टर का और किस टॉपिक का है। समझ आ रहा है? तो किस चैप्टर का बताइए? इट इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ सॉल्यूशन, और टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा बताइए? आपको अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या होती है बोलिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नोट करते रहिए साथ साथ, आपको शॉर्ट नोट बन जाएगा ये लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प करने वाला है प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए, इसलिए कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना, है ना। अभी आप देखेंगे बहुत जगह आपको क्वेश्चन रिपीट में मिलेंगे, हल्का हल्का चेंज है। देखिएगा तो क्या होगा, लोएस्ट। तो हमने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है बेटा, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन सबकी सेम है, 1%, 1%, 1%, 1%। तो फिर तो कंसंट्रेशन तो यहाँ पे कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया है बेटा? पहला KCl, यहाँ पे क्या दिया? ग्लूकोज, और ये क्या है? यूरिया, और ये क्या है? CaCl2।
अगर आपको पता है कि जब इन सबको हम वाटर में डाल के सॉल्यूशन बनाएंगे, तो आपको पता है जो यूरिया एंड ग्लूकोज है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जनरली, ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इसका एक ही पार्टिकल रहेगा, इसका भी एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन KCl को पानी में डालोगे तो क्या देगा, K प्लस और Cl माइनस। टोटल पार्टिकल्स कितने बन गए बताओ, 2। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम पानी में डालेंगे बेटा, तो ये क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो टोटल आयंस कितने बने बताइए, 3। जिसके जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, उसकी उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा था अलग अलग सेट में। कभी वो यहाँ पे लो क्या पूछ देगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा, कभी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लेगा, कभी वेपर प्रेशर पूछ लेगा आपसे। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुछ नहीं रखना, व्हाट इज द कंक्लूजन, कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, कोरोलर्स गिव अ रिलेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। आपने पढ़ा होगा, ये इसकी एक इक्वेशन होती है कोरलांस लॉ वाली, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट, इसको लेमडा पढ़ते हैं, माइनस ए अंडर रूट सी। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी होल्ड ट्रू, इसके जैसे कौन सा यहाँ पे सही है। अगर आपको याद होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या होती है, व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। अगर आपको याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे इसको इनफाइनाइट कर लेते हैं, तो गलती होगी, ध्यान रखना है यहाँ पे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस, कोरलांस लॉ का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्लियर है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बेटा। रेट कांस्टेंट हम क्या करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ये पूछ रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के किसके लिए, फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। और इस बार रिपीट हो सकता है फिर, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पूछा, अगली बार आपसे थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पूछ लेगा, जीरो ऑर्डर पूछ लेगा। क्लियर हुआ? देखो क्या बोला उसने कि के रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी सेकंड ऑर्डर के लिए। तो एक तो में अगर रटेंगे तो रटने में कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मुला होता है, ध्यान रखो, मैं लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा, इसको याद कर लेना। हम क्या बोलेंगे, के इक्वल टू, एक डायरेक्ट फॉर्मुला है बेटा, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये कंसर्न यूनिट के ऊपर की पावर लिखोगे 1 माइनस एन एंड सेकंड इनवर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, आपको बहुत काम करेगा ये। इसको लिख लो सब लोग फटाफट, मेरे साथ साथ नोट करेंगे, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। कोई सा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आप आराम से के की यूनिट निकाल लोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा 1 माइनस एन लिखा है ना पावर में, ये एन क्या है बेटा, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है बेटा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना। तो बस यहाँ से उसने ये ऑर्डर आपको बोला हुआ है, हमेशा ऑर्डर आपको गिवन रहता है। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, रख लो वैल्यू। तो हम क्या रखेंगे, के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर हमने क्या रखी, 1 माइनस 2, सेकेंड में बेटा ऐसे ही रहेगा, है ना। तो क्या सॉल्व करो, अंदर हम करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 होगा, बताइए, सोचिए जरा। 1 माइनस 2 तो माइनस 1 बचेगा ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। कहां दिख रहा है बताओ, ये मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स दिख रहा है कहीं पे, देखो, तो ये है चार्ली, ये आपका आंसर है। इसको ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करिए या बाद में रिपीट करके भी देख सकते हो। क्लियर है ना? आई थिंक सबको समझ आया होगा कि बस ये फॉर्मूला याद कर लो, तो आप आराम से किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, आप जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हो। आई थिंक समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इससे आपको हिंट मिलेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू। बहुत सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन ए। एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बुक से अगर आप ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे सीधा एक इक्वेशन आपको पता होगा कि के इक्वल टू कैपिटल ए इक्वेशन होती है ना, कैसे, के इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए टू दी पावर, इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, ए अपॉन आर टी। क्लियर है? तो साफ साफ दिखेगा, अगर आपको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा क्या, ब्रेबो। आंसर क्या होगा इसका, ब्रेबो का बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीसीएल प्रिसिपिटेटेड व्हेन एक्सेस ऑफ AgNO3। देखो इस लैंग्वेज को समझना, एक्सेस बोला है उसने कि एजिनेथ्रो सॉल्यूशन is mixed with 1 mole of this compound. What is the meaning, कि अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर
1 मोल में हम एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो कितने AgCl के मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट होंगे, जो इसके मोल्स कितने बनेंगे, है ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेट। तो अगर आपको पता होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्पेयर होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है सेंट्रल मेटल, दूसरे होते हैं बेटा लिगेंड्स। ये स्पेयर कभी भी आयोनाइज नहीं होता है। इसके बाहर जो भी आपके पास काउंटराइन होंगे, पता है आपको, स्पेयर से बाहर जो भी स्पीसीज होती हैं, चाहे राइट में हो या लेफ्ट में हो, उसको हम कहते हैं काउंटर आयंस। अगर हमने पढ़ा होगा, ये रिकॉल हो रहा होगा। तो जो काउंटर आयन होंगे वही आयोनाइज होंगे। तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे बेटा, तो ये देखो बाहर कितने Cl हैं, एक ही Cl है ना, तो एक ही AgCl बनेगा, तो आंसर होगा आपका अल्फा। देखो कुछ बच्चों ने इसमें टिक भी लगा रखे हैं, क्योंकि ये बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है, इस पेपर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, जिससे इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, जिससे आपको ये और कॉन्फिडेंस देता है। आई बात समझ में? तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके पास, तो जो भी स्पीसीज इस स्पेयर से बाहर होगी, इसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, उतने ही वो आयन देगा आपको, उतने ही हमारे पास AgCl के मोल्स बनेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो साथ साथ बेटा, अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैं आप न्यू वीडियो लेक्चर जब डालूंगा तो आपको डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको उसका फायदा मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कर सकते हैं आप, अगर आपको कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। देखो, अब देखो नेम रिएक्शन में भी MCQ आता है, देख रहे हो आप, इसलिए मैंने कहा ध्यान से देखना। देखो किस तरह से नेम रिएक्शन से भी MCQ बनते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो आपका फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां से क्वेश्चन आया है कि एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट कैरिड आउट बाई, कौन सी रिएक्शन से बनाया जाता है, कुछ याद आ रहा है? हम दो नेम रिएक्शन पढ़ते थे वहां पे, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, है ना। ये चारों रिएक्शन जो है फर्स्ट चैप्टर की ही है। देखो सेंडमेयर भी फर्स्ट चैप्टर की है, वुड्स रिएक्शन है, स्वार्ट्ज है और फिंकलिस्टीन है। लेकिन उसने पूछा एल्काइल फ्लोराइड कौन से होता है, स्वार्ट्ज। अगर आपको याद आ रहा होगा, क्या लेते हैं यहाँ पे हम, कोई सा भी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेंगे, और हम क्या करते हैं बेटा, AgF या Hg2F से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, ये एल्काइल फ्लोराइड बनता है। इट इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। याद आ रहा है ना? आई थिंक याद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। ये भी हमारा जो है उसी फर्स्ट चैप्टर का उसका क्वेश्चन है, वैसे हम इसको अल्कोहल का भी मान सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, इन द रिएक्शन ROH HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 गिव्स RClNH2O, ठीक है। क्या है बताया आपको ये चीज, याद आ रहा है? ये जो HCl प्लस ZnCl2 होता है बेटा, इसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। आ रहा कुछ याद? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। तो इसका यूज होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। देखो मैंने कहा ना, मैं आपको बहुत डिटेल से चीजें बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। लास्ट मोमेंट पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये, तो इसको जरूर देखेंगे लास्ट तक बोर्ड में जाने से पहले। डन। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे इसने देखो प्राइमरी अल्कोहल दिया है, कोई से भी उसने रिएक्शन करा, ये बन गया। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। आपको यहाँ पे 3 टाइप के अल्कोहल दिए हैं बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। सिंपल सा मीनिंग है कि जो ल्यूकास रिएजेंट है, सबसे फास्ट रिएक्शन किस में देगा, अगर आपको याद होगा सबसे फास्ट किस में देता है पता है, टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में। तो क्या आंसर हो गया बोलो? अल्फा। क्यों? रीजन है आपको पता होगा, ये टर्सरी में कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो सबसे स्टेबल बनता है, सेकेंडरी में कुछ समय के बाद देगा, प्राइमरी में नहीं देगा, जब हीट करेंगे तब देता है। तो ये टर्बिडिटी बनती है अलग से एक, ठीक है ना। ल्यूकास टेस्ट भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस बार बोर्ड में हो सकता है उसको मॉडिफाई करके दे दे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा 2023 24 25 23 24 25 में बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके रिपीट हुए हैं। तो बहुत ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी आपको कुछ देखने को मिलेंगे। देखना, उसने बोला जब फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करते हैं, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम फिनॉल क्या होता है बोलो, बेंजीन पे OH, कह रहा है जब इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से करते हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर लिखा है, देखो क्या लिखा है बेटा, ब्रोमीन वाटर, तो आपको याद होगा क्या बनता है पता है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बनता है प्यारे बच्चों? ट्राई ब्रोमोफिनॉल। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी आ सकता है, गिव द कंप्लीट रिएक्शन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा इसमें, इधर भी ऑर्थो भी बी आर लग जाएगा, इधर भी बी आर लगेगा बच्चे, और इधर भी बी आर लग जाएगा। देखो क्या बना, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो क्या आंसर हो गया? चार्ली। देखो लेकिन देखो मैं यहीं पे एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, हो सकता है इस बार आ जाए।
अगर उसने इसकी जगह लिखा होता ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, देखो ध्यान देना, अगर इसी फिनॉल में बेटा क्या लिखा होता, ब्रोमीन लिखा होता लेकिन साथ में लिखा होता CS2, तो पता क्या बनता फिर, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक बनता यहाँ पे पैरा ब्रोमोफिनॉल और दूसरा बनता बेटा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। क्या बनता भाई, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। दिस इज अ डिफरेंस। तो याद क्या, ध्यान किस पे रखना है कि ब्रोमीन Br2 इन द CS2 की प्रेजेंस में रहेगा, साथ में लो टेम्परेचर लिखता है, लेकिन जस्ट ओनली ब्रोमीन वाटर लिखा होगा तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो फिर से, एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया। ये आपकी अमाइन रिएक्शन की, जो अमाइन चैप्टर है, अमाइन चैप्टर है उसकी क्वेश्चन है बेटा ये, कि एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये अमोनोलिसिस अगर आपको याद होगा, जब हेलो एल्केन्स का हम क्या करते हैं, याद करो, ये हमारे पास क्या होता था, अमोनिया, और यहाँ क्या ले रहे हैं हम, एल्काइल हैलाइड। ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये पार्सली पॉजिटिव होगा, ये पार्सली नेगेटिव होगा। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकले, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो उसने क्या बोला कि अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा है, क्लियर है, और उसमें हम अमोनिया की रिएक्शन करा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपको याद आ रहा होगा, देखो ये क्वेश्चन घुमा के ट्विस्ट करके देगा है, इसको उल्टा करके पूछ सकता है। इस बार पूछा भी एक बार उसने, उल्टा क्या करेगा कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, तब क्या होगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं मैं, कि इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करना चाहेगा वो, बोल देगा व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो उस केस में आपका आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी उसने बोला है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को बहुत ज्यादा लेते हैं, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल अमोनिया यहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनेगा, बोलो यस और नॉट, क्या बनेगा बताइए, RnH2 बनेगा बेटा, माइनस यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। लेकिन हमारा एल्काइल हैलाइड जब एक्सेस में होगा और मॉलिक्यूल होंगे वहां पे, है ना, तो फिर ये क्या करेगा, ये प्राइमरी अमाइन फिर अटैक करेगा इसके ऊपर। इस तरह से करते करते इसमें क्या होगा, फाइनली अब ये चला जाएगा क्वाटनरी अमोनियम तक। तो ये आपके पास मिक्सचर ऑफ अमाइन बनेंगे, क्या बनेंगे, क्वाटनरी सॉल्ट तक बन जाएगा। इसमें पहले प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्सरी बनेगा, फिर क्वाटनरी सॉल्ट भी बन जाता है। तो आंसर होगा बेटा मिक्सचर ऑफ अमाइन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, समझ पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी अमाइन का क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन 2025 रिसेंटली ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। एन अमाइन एक्स, कह रहा है कोई अमाइन एक्स है, उसकी हमने रिएक्शन कराई है हिंसबर्ग रिएजेंट। अब हिंसबर्ग रिएजेंट आप जानते हो क्या होता है, वो होता है क्या, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि हिंसबर्ग का केमिकल फॉर्मूला क्या है, पता है आपको, ये होता है बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन, ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये है हिंसबर्ग रिएजेंट। कह रहा है इनमें से कंपाउंड एक्स है, अमाइन है, जो अमाइन आपको दिए हुए हैं, इसकी रिएक्शन हमने हिंसबर्ग से कराई, तो उससे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, ठीक है ना, वो इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। समझ पा रहे हो कि जब हमने अमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग से कराई, तो उसका जो प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट जो है बाद में एल्कली में इनसॉल्युबल होता है, मतलब सॉल्युबल नहीं होता है। तो बताइए वो अमाइन कौन सा रहा होगा। इफ यू रिमेंबर कि जो हमारा जो है कौन हिंसबर्ग होता है बेटा, ये प्राइमरी अमाइन के साथ जब रिएक्ट करता है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कली में सॉल्युबल हो जाता है। क्या होता है, एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है, और टर्सरी अमाइन के साथ तो ये रिएक्शन ही नहीं देता है, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन नहीं बचते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। तो आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ। तो देखिए बेटा, तो समझ पा रहे हो आपको मैं क्या बोला आपसे, कि आपको याद रखना है, ये टेस्ट भी है, एक हिंसबर्ग टेस्ट भी होता है। आपको याद होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यही प्रोसेस वहां पे होती है कि प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन टर्सरी अमाइन से रिएक्ट ही नहीं करता है। तो इसने क्या पूछा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल कौन सा होगा बताइए, सेकेंडरी अमाइन वाला। कौन सा होगा बताइए, सेकेंडरी अमाइन वाला। सेकेंडरी अमाइन कौन सा है बेटा, देखो जिस, जब नाइट्रोजन से हमारे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं ना, ये आपका आंसर ये हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ये बहुत बेसिक है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये डायरेक्टली वाला, ये तो आपसे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, विटामिन टॉपिक का। क्या पूछा, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ,
स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है। यहाँ तो बड़ा सिंपल है, उसने सिंपल विटामिन ए बी सी डी करके लिखा है बेटा, लेकिन कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम भी आ सकता है। याद रखना, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताओ? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना, कभी इस नाम से भी आ सकता है। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है प्यारे बच्चों? कैल्सीफे। विटामिन ए का नाम क्या होता है? बोलो। रेटिनॉल। ठीक है ना? इस तरह से आपको नाम याद रखना है। थायमीन, इस तरह से। ये विटामिन बी टू का नाम है। तो इस तरह सबके साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंपल था, स्कर्वी जो है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो दैट इज आंसर ऑफ विटामिन सी। एक आध क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट आता ही है आपके पास। अब देखो, इसी में उसने कुछ एसर्शन रीजन भी पूछे हैं। देखो, आप सब जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। A mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation। देखो, एसर्शन रीजन को समझने का बेस्ट तरीका क्या है बेटा? पहले आराम से दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो। आपको दिमाग लगाना है कि जो यहाँ पे ये असर्शन दिया है कि क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना? सबसे पहले आपने देखने, ध्यान से सोचना है। देखो, उसने यहाँ पे दो कंपाउंड की बात करी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन आपको लिखने के लिए इस बार, जैसे इसमें दिया हुआ असर्शन रीजन, हो सकता है इस बार ये वन लाइनर में आ जाए। ठीक है, मैं वन लाइनर वाले वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा, है ना? एक मैं लेक्चर बनाऊंगा आपको, वन लाइनर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, गिव रीजन टाइप वाले, तो दैट इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? देखो, उसने बोला बेटा, एक है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या है बच्चों? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दूसरा कौन सा है बताइए? पैरानाइट्रोफिनॉल। है ना? ये क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉल। ये कह रहा है इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत सही है, क्योंकि इसमें क्या होगा? इसमें बनेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें बनेगी बेटा इंटरमोलिकुलर। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताइए? लो होगा। ध्यान रखना, लो बीपी। और इसका हो जाएगा उसके कंपेरिजन में हाई बीपी। समझ पा रहे हो? ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होती है बताइए? इस मॉलिक्यूल में होती है क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो उसने इसका रीजन क्या बताया है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मतलब ये पहले वाला, इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है बेटा, और जो इसका रीजन है वो भी इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो आपको पता है, जब ऐसा आंसर होगा तो आंसर होगा ए। आपको पता है ना? assertion is correct and reason is also correct explanation of assertion, तो आंसर होता है ए। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो आंसर होता है बी। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, कुकिंग टाइम्स इज रिड्यूस इन प्रेशर कुकर। हम सब जानते हैं कि प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं उसमें क्या होगा? टाइम, कुकिंग टाइम घट जाता है, जल्दी खाना बनता है ना? बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं रीजन की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द प्रेशर कुकर इज लोअर डाउन। तो ये देखो, उसने गड़बड़ कर दिया। लोअर होगा या हायर होगा? वो तो बढ़ेगा ना। देखो, तो इसका मतलब हमारा क्या है? असर्शन तो सही है, बट रीजन क्या हो गया इस समय? रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? चार्ली या डेल्टा? आपको पता है अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है बेटा। एक्टिनोइड्स शो इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है जो एक्टिनोइड्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन एक सीक्वेंस से नहीं होती है, इरेगुलरिटीज है ना? कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा होती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं रीजन, देखते हैं ऐसा क्यों होता है। दिस इज ड्यू टू वेरिंग स्टेबिलिटी ऑफ F0, F7 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशन। वो कह रहा है ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी वो दो देने से F0 हो रहा हो, या कभी F7 हो रहा हो, F14 हो रहा हो। आप सब जानते हो F0, F7, F14 ये सब क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हम डी में बात करते हैं ना, D0, D5 एंड D10। अगर कभी कोई मेटल या कोई एटम का आउटर मोस्ट डी सब सेल, एफ सब सेल फुली फिल्ड होता हो, या हाफ फिल्ड हो रहा हो, या बिल्कुल एम्प्टी हो जा रहा हो, उस केस में ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों भी इसके सही है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, बायोमोलिकुलर क्वेश्चन आ गया है। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। देखो, ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, हमने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। पेपर का स्क्रीनशॉट लेके मैं सीधा आपके लिए लेकर आया हूँ।
क्लियर हुआ। और ये रिसेंटली पेपर है 2025 का, माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, बहुत ध्यान देना, क्या माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं। तो जो टोलेन, आपने पढ़ा होगा बेटा, जो टोलेन और फेलिंग सॉल्यूशन को, जो टोलेन और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, पहली बात। अब कौन करेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, जिसके पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, वही जो है रिड्यूस कर पाएगा। इफ यू रिमेंबर, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, इफ यू रिमेंबर दैट, तो आपको पक्का रिकॉल हो रहा होगा। अब माल्टोज क्या है, आपको पता है माल्टोज क्या है, बताओ बच्चों, मैं आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के। माल्टोज क्या है पता है, माल्टोज हमारा जो बेटा डाइसैकेराइड है, क्या है बोलो बताओ, डाया सैकेराइड है, मतलब जिसमें दो मोनोमर मिलते हैं। तो माल्टोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यह आपको याद होगा, दोनों हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं, क्या मिलते हैं, दो अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं। और इनकी बीच की लिंकेज आपने देखी होगी, तो एक ग्लूकोज का C1 दूसरे ग्लूकोज के C4 से बेचा अटैच होता है, और इनके बीच की लिंकेज को क्या बोलते हैं बोलो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद है कुछ, यहां से भी क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि C1 पे जो फंक्शन ग्रुप होता है वो तो इन्वॉल्व हो गया, लेकिन दूसरे वाले मॉलिक्यूल का जो C1 है वो फ्री है बेटा, इसका मतलब वो वहां से डेवलप हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो रीजन देखते हैं, वन ऑफ टू ग्लूकोज, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि माल्टोज हमेशा 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो कह रहा है वन ऑफ द टू ग्लूकोज यूनिट्स कैन ओपन टू एक्सपोज फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप इन सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बेटा ए। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो ये टोटल एमसीक्यू प्लस एसर्शन रीजन थे 2025 के ओरिजिनल सीबीएसई क्वेश्चन पेपर के, जिनका मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट पेपर लेते हैं 2025 का ही, लेकिन ये सेट 3 है। तो देखो जो एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन होते हैं पूरी तरह से चेंज होते हैं, क्लियर हुआ। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या था, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कह रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने पर ट्रांजिशन मेटल की, जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है ट्रांजिशन मेटल का, उनके मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज देखने को मिलता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, बेसिक से हम बात करेगा। सबसे पहला है हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सपोज हम इसकी बात करें, पहला सीरीज 3D सीरीज है ना बेटा ये। तो कह रहा है इनके उसमें क्या, देखिएगा इसमें उसे क्या कह रहा है कि अगर नंबर की हम बात करेंगे, है ना, तो यहाँ से नंबर बढ़ेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 24, है ना, इस तरह से 28, 29, 30। मतलब अगर डी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, D1, D2, D3। तो कह रहा है कि इनके नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज देखने को मिलता है। पहला है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली, या फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, या रिमेन कांस्टेंट। सोचिए जरा क्या आंसर होगा, बहुत यूनिक है, समझ रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बताइए अगर आपको याद होगा तो क्या होता है एक्चुअली में। देखो मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है इन मेटल का। जो हमारे डी ब्लॉक के मेटल है उनका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बेटा मेटेलिक बॉन्डिंग पे। किस पे डिपेंड करता है बताओ, मेटेलिक बॉन्डिंग पे। जितनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, कॉमन सी बात है, उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जो मेटेलिक बॉन्डिंग है किस पे डिपेंड करती है बताइए, पता है बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आई थिंक अब आपको आंसर समझ आ रहा होगा। तो देखो आपको पता है इसमें D1 होता है, इसमें D2 होगा, इसमें D3 होगा आउटर मोस्ट में, इसका D4 होता है, लेकिन बाद में ये D5 हो जाता है। आपको पता है एक्सेप्शन कंडीशन है, इसमें भी D5 होगा, फिर इसमें D6 होगा, इसमें D7 होगा, इसमें D8 होगा, इसमें भी D10 होता है, एक्सटर्नल कंडीशन है, और ये भी D10 होता है। कॉपर और क्रोमियम यहाँ पे एक्सेप्शनल है। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है कि पहले अनपेड 1 थे, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, लेकिन जैसे 6 हुआ तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 हो जाएंगे लास्ट में। देखो तो क्या देखने को, इसका मतलब पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, फिर अनपेड घट रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा, ठीक है ना। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। मैंने बहुत डिटेल समझा दिया आपको, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी देखा आपने सेम ही क्वेश्चन था, सिर्फ सेट में है, वो अलग अलग सेट में है, लेकिन देखो एक क्वेश्चन इस तरह से मॉडिफाई करके आएगा। इससे पहले हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था अभी ये, बस वहां पे उसने क्या पूछा था अगर आपको याद होगा, बोलो। यहाँ पे क्या पूछ लिया, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और वहां पे क्या पूछा था बताओ, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था ना, बताओ। हाँ, ऑप्शन सेम है लेकिन क्वालिटी प्रॉपर्टी चेंज करे, तो कोई सी भी क्वालिटी प्रॉपर्टी हो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्वालिटी प्रॉपर्टी सीपी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगेन आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, CaCl2, क्योंकि जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा, C2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, तो टोटल नंबर दिए इसने 3। क्लियर हुआ। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा, कि कंडक्टिविटी जो सेल होता है यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो टू इलेक्ट्रोड किस चीज मेटल के बने होते हैं। ये तो सिंपल लर्निंग क्वेश्चन है बेटा, इसमें होता है प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम क्या इनर्ट होता है, ये केवल एक तरह से मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। क्लियर हुआ। चलिए अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखो मैंने 4 ग्राफ, ये 3 ग्राफ देख रहे हो नीचे अलग से ऐड किए हैं, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं होते हैं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन यही था बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप, पक्का देखो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोप पूछा है आपसे, इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द प्लॉट ऑफ एलन कंसंट्रेशन रिएक्शन वर्सेस टाइम। एलन के फॉर्म में आपको जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच के ग्राफ के बारे में उसने उससे वहां से स्लोप पूछा है, कि उसका स्लोप के पॉजिटिव होगा, के नेगेटिव होगा, या के अपॉन 2.303 प्लस होगा या माइनस होगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ से, अगर आपने ग्राफ अच्छे से पढ़ा हो तो देखो मैंने तीनों ग्राफ यहाँ पे लाया है आपके लिए, कि इस साल भी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है उसने साफ साफ बोला है बेटा फर्स्ट ऑर्डर का है, और रिलेशन किसके, एल एन आर और वर्सेस टाइम है। देखो तो हम देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा ये ग्राफ है कौन से वाला, ये सबसे लास्ट वाला ये वाला, देखो ये क्या है, टाइम वर्सेस एल एन कंसंट्रेशन है ना बेटा। देखो ये स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन हमेशा घटती है। आप जानते हो किसी भी जब रिएक्शन की हम बात करते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, तो के क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा। देखो तो आंसर क्या हुआ बोलो, चार्ली। हो सकता है इस साल आपके पास क्या पूछ ले, वो इसी ग्राफ में ऐसी तरह का क्वेश्चन आपको किसके बारे में पूछ ले बेटा, बोलो, टाइम वर्सेस लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन के फॉर्म में, और टाइम के बीच पूछे आपको, तो ये ग्राफ बन जाएगा किसके लिए, बोलो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का था ना, लेकिन इसका रिलेशन किसके बीच पूछा था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे एलन के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे लॉग आ गया। देखो एलन और लॉग में आपको पता होगा, लॉग बेस 10 को कैसे कन्वर्ट, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं एलन को, है ना। तो ये ग्राफ बनेगा, या ये पूछ सकता है जीरो ऑर्डर के लिए। देखो अगर जीरो ऑर्डर के लिए पूछ लिया, अगेन सेम हुई इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस, तो याद रखना यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पूछा गया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वही सेम रिलेशन किसका होता है, जीरो ऑर्डर का भी होता है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जो हमारा रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा टाइम के साथ बेटा डिक्रीज करती है। देखो मैंने तीनों पॉसिबिलिटी आपको बता दी, इसको बड़ा ध्यान से देखना, पॉज करके देख सकते हो, रिपीट करके देख सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ AgCl। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन, देख रहे हो ध्यान से, इससे पहले भी हमने किया था इस क्वेश्चन को, उसमें क्या था, AgCl के जो प्रेसिपिटेट पूछा उसने सेम वही चीजें एक्सिस ऑफ Ag थ्योरी डाली हम, लेकिन यहाँ पे उसने फॉर्मूला चेंज कर दिया। देखो अब 3Cl बाहर दे दिया उसने, देखो काउंटर आयन में 3 इस स्पेयर से बाहर आ गए ना, तो अब कॉमन सी बात है, जब हम इसमें AgNO3 डालेंगे बेटा, तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ या 3 मोल ऑफ AgCl देगा आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है ना। देखिएगा अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना सब लोग इधर, ये हमारा जो है ये क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स का बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN2, जैसे ही SN2 आया तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, SN2 का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप का कब हो पॉसिबल है बेटा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है, जहां पे डिग्री प्राइमरी होती है। पहली बात तो क्लियर होगा ना, SN1 SN2 आपने पढ़ा होगा, पक्का ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है भाई। SN2 का मतलब सिंगल स्टेप, जानते हो सिंगल स्टेप तब होता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो या डिग्री कम होती है, तो उसी केस में SN1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो सब में स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है, CH3 CH2 है, CH3 CH2 है, CH3 CH2 है, और सबके सब हमारे जो एल्काइल
जो हैलाइड है वो सब प्राइमरी डिग्री के, डिग्री भी सब में सेम है। आप क्या करेंगे सर? देखो बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखो पहला हमने क्या बोला आपसे कि इसमें देखी जाती है क्या, डिग्री, कि प्राइमरी है या सेकेंडरी। तो प्राइमरी में सबसे फास्ट होता है कौन, SN2, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। लेकिन यहाँ पे डिग्री सबके देखो प्राइमरी है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है हम उसकी डिग्री की बात कर रहे हैं, उस कार्बन से फर्दर कितने कार्बन अटैच हैं, दिस ऑल आर प्राइमरी। तो डिग्री से तो कोई डिसाइड नहीं होगा। हमने कहा स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं, तो इससे अगेन सबकी सेम है बेटा। तो अब कौन सा फैक्टर लगेगा, ध्यान देना, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तब यहाँ पे एक और फैक्टर काम करेगा कि जो निकलने वाला ग्रुप है इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप, है ना, जिसने यहाँ से बाहर निकलना है, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा। तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन था, जिसका बॉन्ड इजीली टूटेगा प्यारे बच्चों। बॉन्ड इजीली किसका टूटेगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो सीधा आंसर कौन सा हो गया बोलो, अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा में SN2 सबसे फास्ट होगी, सबसे मोस्ट होगी, क्योंकि आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप ड्यू टू इट्स साइज। मजा आ रहा है, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, देखो बहुत अच्छा रिएक्शन है ये, फिनॉल चैप्टर का है बेटा। एक रिएक्शन आपको दे दी, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई है, NaOH से। आप जानते हो NaOH क्या होता है, NaOH इज अ वेरी गुड बेस। और जब किसी की रिएक्शन हम, किसी भी रिएक्शन जो हम बेस की रिएक्शन किसी के साथ कराते हैं और अगर वहां पे क्या बनता हो, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल रही हो, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिडिक। तो उसने क्या पूछा है, इस रिएक्शन में बताइए सजेस्ट दैट फिनॉल इज, फिनॉल क्या है यहाँ पे, एसिडिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, एसिडिक। फिनॉल यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है बोलो, एसिडिक कर रहा है ना। क्योंकि जब बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस से बन गया सोडियम फिनॉक्साइडिक सॉल्ट बना, साथ में कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस। एक बार यही क्वेश्चन पता कैसे मॉडिफाई करके पूछा था, खाली सोडियम मेटल डाला था तो भी सेम होने वाला है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे एक और क्वेश्चन, फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो क्या बनता है। अब यहाँ पे उसने कॉमन नाम दे दिए, सैलिसिलिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा या थैलिक एसिड बनेगा। इफ यू रिमेंबर, फिनॉल की रिएक्शन जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करते हैं बेटा तो हमेशा पिक्रिक एसिड बनता है। एक कॉमन नेम है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्या होता है, पता है, और इसका आईयूपीएक नेम क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका कॉमन नाम होता है पिक्रिक एसिड। लेकिन अगर इसी की जगह सोचेगा, वो देखो क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई हो सकते हैं, मैं आपको जो है एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन आप बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, इफ कंसंट्रेशन की जगह उसने अगर डाइल्यूट दे दिया और सेम सब कुछ सेम है तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट पलट जाएगा बेटा। उस केस में फिर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनते हैं। आंसर हुआ आपका पिक्रिक एसिड। चलिए, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग विद, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको, प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट। तो बेटा इसका आंसर होता है क्या, सल्फानलिक एसिड। क्या होता है बोलो, सल्फानलिक एसिड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस डज नॉट, देखो ये चीज बड़ा ध्यान रखना भाई, इसमें गलतियां होती हैं कई बार, इसलिए उसको बोर्ड भी किया हुआ है उसने। डज नॉट गिव फॉल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक KOH। अब देखो कई बार ये आपको रिएक्शन में भी आ सकता है। अभी जो MCQ दे रखा है ना, देखो नेम रिएक्शन का MCQ आ गया है, ये नेम रिएक्शन भी अपने आप में एक टेस्ट भी है। बताओ कौन सी रिएक्शन है, अगर समझ आ रहा हो तो, कि अमाइन की रिएक्शन हम करा रहे हैं इसके साथ, आइसोसाइनाइड के साथ। मतलब आइसोसाइनाइड बनता है बेटा, है ना, आइसोसाइनाइड बनता है, फॉल स्मेल आइसोसाइनाइड बनेगा जब हम अमाइन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और NaOH, अल्कोहलिक KOH के साथ। इथेनॉलिक का मतलब अल्कोहलिक KOH। याद करो ये कौन सी रिएक्शन है, इसको कहते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और इसी का नाम होता था आइसोसाइनाइड टेस्ट। कौन देते हैं, प्राइमरी अमाइन। अब उसने पूछा कौन नहीं दे रहा, देखो कौन नहीं देगा। तो देखो प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी हमारा जो है क्या है, प्राइमरी अमाइन है, ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है। तो कौन बचा यहाँ पे, टर्सरी। ये देखो ये टर्सरी है, टर्सरी अमाइन है, ये हमारे पास आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा। तो आंसर होगा चार्ली, बिकॉज इट इज प्राइमरी, इट इज प्राइमरी, इट इज ऑल्सो प्राइमरी। तो ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। चलिए देखो फिर से एक विटामिन का क्वेश्चन आ गया, वहां विटामिन सी पूछा था ना बेटा, देखो यहाँ विटामिन B1 पूछा है, क्या पूछा है, थायमीन पूछा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज द डिजीज। अगर अगली बार बोल सकता है कि डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन, तो क्या है याद करो, ये तो लर्न करने की चीजें हैं। तो वेरी वेरी डिजीज होती है, कौन सी होती है, वेरी वेरी। तो इस तरह से हमारा ये सेट
2 और 3 कंप्लीट हुआ। अब देखो सेट 1 क्या है 25 का ही, 2000 देखो अलग अलग क्वेश्चन से, इससे आपको वैरायटी मिल रही है क्वेश्चन की बहुत सारी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज नॉट कलर्ड, वेरी गुड क्वेश्चन। कलर्ड कौन होते हैं बताओ? जिनके पास आउटर मोस्ट में डी में क्या होते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं 1 से लेके 9, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन क्या करेंगे भाई, डी डी ट्रांजिशन की वजह से क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। क्या करेंगे? कलर शो करेंगे। तो इसका मतलब हमें बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन कलर्ड नहीं होगा। अब कलर्ड कौन नहीं होगा बोलो? या तो जिसका बेटा D0 सिस्टम होगा या जिसका D10 सिस्टम होगा। ध्यान देना, हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली हमें देखने को मिलता है कि जिनके D0 और D10 होते हैं वो कलर क्या कैसे कंपाउंड होते हैं बताओ? वो बनते हैं बेटा कलरलेस, क्योंकि उनमें डी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। तो बड़े ध्यान से देखना होगा। कॉपर का नंबर होता है 29, देखो एक प्लस गया है इसमें से, तो अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये D10 बच जाएगा, ठीक है। निकिल का नंबर होता है 28, इसमें से 2 प्लस है, 2 लॉस किए तो इसका D8 बचेगा, 4s के चले जाएंगे। कोबाल्ट का नंबर होता है 27, यहाँ पे देखेंगे तो इसका बचेगा D7। और स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम का नंबर होता है बेटा 23, यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों बोलो? D2 बचेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2s से जाएंगे, एक यहाँ से। देखो इसमें भी अनपेयर्ड है, इसमें भी अनपेयर्ड है, इसमें भी है, लेकिन हमारे पास किस पे नहीं है? कॉपर +1 में पूरा डी सिस्टम फुली फिल्ड है, तो इसका क्या होगा? ये कलर्ड नहीं होगा। तो आंसर इज दैट। क्वेश्चन नंबर देखो, देखो तीसरा क्वेश्चन आया ना फिर से। देखो यहाँ पे क्या पूछा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे लोएस्ट, पहले वाले क्वेश्चन में लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था आपसे, दूसरे वाले में ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा था। देखो तीसरे में क्या पूछ लिया? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट ऑप्शन सबके सेम था। अगेन आंसर इज क्या? CaCl2। देखो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, है ना, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, द गैस इवॉल्व्ड एट एनोड इज, बताइए जरा क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आया समझ में कुछ? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या? O2। अगर आपने याद किया होगा तो उसमें O2 गैस निकलती, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। द एक्टिवेशन एनर्जी EA, द एक्टिवेशन एनर्जी EA ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच द फॉलोइंग प्लॉट्स। देखो फिर से ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। इसका क्वेश्चन पूछा है बताइए, ग्राफ का क्वेश्चन पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी वाला। अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपको ध्यान हो तो सोचिए जरा क्या आंसर होगा। बताओ बेटा, कुछ आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? जल्दी बताइए। तो बेटा इसका आंसर होता है क्या? चार्ली, LN K वर्सेस 1/T। इसका ग्राफ देखना बड़ा ध्यान से। तो इसलिए देखो आपको फायदा मिल रहा है ना, पता लग रहा है कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए देखो फिर से वही क्वेश्चन आया बेटा, AgNO3 वाला, प्रेसिपिटेट करने वाला। फिर से AgNO3 हमने डाला है। देखो अब इस बार क्या किया, तीनों Cl अंदर कर दिए। पहले वाले में एक Cl बाहर था, 2 Cl अंदर थे। दूसरे वाले में उसने क्या किया, तीनों Cl बाहर कर दिए, यहाँ सब Cl अंदर कर दिए, मतलब बाहर 0 है। तो कितने AgCl के मॉलिक्यूल बनेंगे बताइए? मोल्स कितने बनेंगे? तो बनेंगे 0 मोल्स। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 0। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोअल्केन्स रिएक्ट विद एक्वस KOH मोस्ट रैपिडली बाय SN1। देखो आगे ना, पहले SN2 था ना, अब देखो यहाँ उसने क्या पूछ लिया आपसे? SN1। फिर मैंने कहा SN1 रिएक्शन जब आती है कभी भी, तो आपको ध्यान रखना है SN1 रिएक्शन का मतलब 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? 2 स्टेप्स होती है सर। अब 2 स्टेप्स रिएक्शन होगी, इसका मतलब ये किसमें फास्ट होती है? टर्सरी में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। SN1 SN2 जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो बताइए इसका मतलब जो इसमें सबसे बल्कि होगा। अब बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, इस पे ट्राई करेंगे 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, बहुत बल्कि दिख रहा है ना। कोई इस पे करेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटो को। ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हमेशा उस कार्बन को देखना है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 ब्रोमो है, 2 मिथाइल है, प्रोपेन की चेन है। प्रोपेन की चेन हो गई 1 2 और 3, कह रहा है 2 पे ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है। तो देखो ये टर्सरी बन गया, लेकिन नीचे वाला देखने में लग रहा है ये भी प्रोपेन है। देखो ये भी क्या है, ये भी प्रोपेन ही है, लेकिन क्या बोल रहा है, 1 पे क्लोरो है, यहाँ क्लोरो है, और 2 पे 2 बार मिथाइल है। तो देखो अटैक तो इस कारण पे हो रहा है ना बेटा, तो जिस कारण पे अटैक होना है उसको ध्यान देना है। तो ये हमारा टर्सरी हुआ, और ये क्या हुआ बताइए? प्राइमरी हुआ। तो आंसर क्या होगा बोलो? C। बहुत सारी जल्दीबाजी में इसको क्या कर देंगे? D कर देंगे। ध्यान देना, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए रिएक्शन देखो, मैंने कहा था एक क्वेश्चन आया था, देखो पीछे क्या पूछा था, फिनॉल दिया था ना उसने, और फिनॉल में NaOH डालता, यहाँ देखो अल्कोहल दे दिया, सोडियम मेटल डाला, फिर जो सॉल्ट बनेंगे हाइड्रोजन गैस निकली। पूछा यहाँ पे अल्कोहल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो अगेन
एसिडिक। एल्कोहल कहता है, आपको वैसे भी पता है एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रोटॉन डोनेट करता है वो, ठीक है। अब देखो एट अ लो टेम्परेचर, देखो आ गया वही कारण मैंने कहा था उस समय, देखो आपसे वहां उसने क्या पूछा था एक क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन मॉडिफाई करके आते हैं कि जब फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कर रहे थे तो याद है आपको क्या बन रहा था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। लेकिन यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल की रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पे सॉल्वेंट है, और लो टेम्परेचर अगर लेते हैं तो क्या बनेगा बोलो, ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल या 2,4 डाई ब्रोमोफिनॉल। बताओ जरा क्या होगा, सोचो जरा। 2,4 क्या होता है बताइए, देखो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, देखो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये फिनॉल है, 2 पोजिशन ये हो गई, 2 पे क्या है, Br है, और 4 पे भी क्या है, Br है, बन गया। और दूसरा उसने क्या बोला कि एक ऑर्थो बनेगा एक पैरा बनेगा ब्रोमो, आंसर क्या होगा, ऑर्थो पैरा। मैंने कहा था आपसे जब ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 हो, टेम्परेचर लो हो, तो उस केस में ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनते हैं। लेकिन जस्ट ओनली ब्रोमीन वाटर लिखा होता तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता, मतलब फिर ये आंसर होता है ये वाला 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्लियर हुआ। चलिए, व्हेन एल्काइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, देखो आ गया उल्टा क्वेश्चन ये। देखो यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड हमने कम लिया है और अमोनिया एक्सेस में लिया है प्यारे बच्चों, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा अब? इसका मतलब देखो ध्यान से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारी अमोनिया है और किसकी रिएक्शन कराई हमने, एल्काइल आयोडाइड Ri से रिएक्शन कराई। देखो मैंने कहा था इसके पास लोन पेयर होता है, ये पार्सली पॉजिटिव है, ये पार्सली नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, इसको बाहर निकाल देगा ऐसे। क्लियर हुआ। तो अब क्या होगा, हमारी अमोनिया एक्सिस में है, मतलब जितने भी एल्काइल हाइड है सबको एक बार में ये अटैक करके खत्म कर देगा, और यहाँ पे क्या बनेंगे, केवल प्राइमरी अमाइन बन जाएगा पूरा का पूरा, फर्दर के लिए बचेगा ही नहीं। आंसर क्या होगा बोलो, डी। उस वाले में आपको देखा क्या बन रहा था, मिक्सचर बन रहा था, मतलब क्वाटनरी सॉल्ट तक जा रहा था वो। इस तरह से क्वेश्चन के साथ थोड़ी बहुत चेंज करके आपके दिमाग के साथ खेलता है एग्जामिनर, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करके जाना है, फिर कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, आपको मेरी याद जरूर आएगी एग्जामिनेशन में अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो। क्लियर, और लास्ट तक देखेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन है बेटा कि हमारे पास अमाइन एक्स रिएक्ट कर रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय, अब ये कह रहा है वो सॉल्युबल एल्कली में है, कि जो हमारी ये अमाइन है इनकी रिएक्शन हिंसबर्ग से कराई और उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली है, तो किसका होता है एल्कली बताओ। वो मैंने कहा था किसका सॉल्युबल होता है, केवल प्राइमरी का होता है ना। आंसर होगा हमारा प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी में रिएक्ट तो करेगा बट सॉल्युबल नहीं होगा, टर्सरी में रिएक्ट ही नहीं करेगा। आंसर क्या होगा बेटा, प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग, है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रेफर टू, अब देखो ये प्रोटीन से क्वेश्चन आ गया बेटा, जो हमारे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर, प्राइमरी में आते हैं या टर्सरी में आते हैं या सेकेंडरी में आते हैं या क्वाटनरी में आते हैं, बताइए जरा, जल्दी सोचिए फटाफट। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो कहाँ पे कुछ आ रहा है याद आपको? ये आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा, प्रोटीन का, जहाँ पे अपने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो किस में देखने को मिलेगा आपको, सेकेंडरी में, ठीक है, लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस तरह से आपका ये, अब चलते हैं 2024 का सेट 2 का पेपर है बेटा मेरे पास, किसका है? अभी तक हम दोनों तीनों पेपर किसके पढ़े, 2025 के देखे, अब देखो 24 में देखो जरा, कैसे इससे आपको हिंट मिलेगा, कैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, कैसे मॉडिफाई होते हैं, कैसे क्वेश्चन सेम सेम आते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चनों में चेंज किया जाता है और आपके साथ खेला जाता है। इसी चीज पे कमांड करनी है, उसी चीज को लेकर मैं आपके लिए जबरदस्त चीज लेकर आया हूँ। आई होप आपको जरूर उसका फायदा मिलने वाला है। क्लियर। अब देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो एक ट्रिक है यहाँ पे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा भाई, कोऑर्डिनेशन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक बात बता दूं यहाँ पे जो अभी भी पढ़ रहे हैं ध्यान रखना बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में 3-4 टॉपिक है जिनसे हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पहला आयुपेक नेम से, दूसरा आइसोमेरिज्म से, तीसरा हमारे पास बीबीटी से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, और तीसरा बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, सीएफटी से। क्लियर हुआ। हर जगह से क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे पूछा लिंकेज, अगर आपको अच्छे से पढ़ा होगा आपको याद आ रहा होगा बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म की सबसे बेसिक ट्रिक क्या है, जिस भी कंपाउंड में एक हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड होता है उसमें 100% लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। कौन सा लिगेंड होता है बोलो, एम्बिडेंट लिगेंड्स। अब एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, जिनके पास
दो साइट अवेलेबल होती हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो आपको पता है दो तीन ही तुम्हारे पास एम्बिडेंट लिगेंड है। एक NO2 है, मैं बता देता हूँ, एक हमारे पास HCN है ना? ये भी क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड है। तो ये दो लिगेंड अगर कहीं भी आपको दिखे ना, तो 100% उसमें लिंकेज आइसोमर तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि और नहीं हो सकते, आइसोमरेज और भी हो सकते हैं, बट लिंकेज जरूर होगा जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से उसने पूछा है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मॉडिफाई करके पूछा था 24 में। देखो कि ऑन एडिंग AgNO3, देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देखो घुमा घुमा के। ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पे उसने कॉम्प्लेक्स ओपन करके दिया है आपको, ठीक है ना? 2 मोल्स ऑफ AgCl इज फॉर्म। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उसने कहा कि हमने इस 1 मोल कॉम्प्लेक्स में AgNO3 डाला और उसने हमें क्या दिए? 2 मोल ऑफ AgCl दे दिए। सेकेंडरी बैलेंसी ऑफ निकिल इज कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे सेकेंडरी बैलेंसी क्या होगी? तो देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या दिया है आपको, ध्यान से देखना जरा। कॉम्प्लेक्स क्या दिया है? NiCl2.4NH3। क्या कह रहा है कि जब इसमें हमने AgNO3 डाला है तो इसने हमें कितने दिए हैं? 2 मोल्स AgCl। जिसका मतलब क्या हुआ फिर कि AgNH3 का होल 4 Ni, हाँ, NH3 का होल 4 तो अंदर है, लेकिन दोनों Cl कहाँ है बेटा? बाहर हैं, तभी तो 2 AgCl बनेंगे। तो अब देखो उसने पूछा यहाँ पे कि सेकेंडरी बैलेंसी क्या हो, तो ध्यान रखना। एक और चीज बताता हूँ मैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है प्यारे बच्चों, वो हमेशा इक्वल टू इट्स लिगेंड्स होती है। तो कितने लिगेंड? 4 ही लिगेंड बचे ना अंदर, बोलो। अंदर 4 ही तो बचे हैं फिर। क्या आंसर होगा इसका? 4। देखो किसी बच्चे ने 6 भी किया है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना? जिसने टिक लगा रखा है, दिख रहा है छोटा सा, ठीक है ना? तो क्या आंसर होगा? 4। अगर समझ नहीं आया प्लीज आप रिपीट करके पॉज करके उसको अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन एक बार गो थ्रू जरूर करना। एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देखेंगे आप लोग, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको जो है 1.25 पे भी देख सकते हैं। चलिए, अब देखो ट्रांजिशन मेटल्स, हाँ देखो डी ब्लॉक मेटल से जो प्रॉपर्टी है बेटा उनकी, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है भाई। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज इजीली। देखो आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो है एलॉय फॉर्म क्यों करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो है हमारे पास जो है ना पैरामैग्नेटिक नेचर के जनरली क्यों होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यहाँ उसने पूछा ट्रांजिशन मेटल का एलॉय बनता है बिकॉज दे हैव, मतलब क्यों बनाते हैं, क्या कारण है इसका। अब लॉजिक लगाए, एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग, बोलो। एलॉय का मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज अच्छे से आपस में मिक्स कब होती है बेटा? जब उनमें साइज में क्या होंगी? सिमिलरिटी होंगी। देखो अगर आप देखेंगे किसी भी चीज को, तो जिनमें साइज छोटे छोटे मतलब सिमिलर सिमिलर साइज होंगे, वो आपस में इजीली घुल मिल जाते हैं, है ना? जिनकी नेचर मैच करती है आपस में। तो सिंपल आंसर हो जाएगा क्या, बोलो? नियरली द सेम एटॉमिक साइज, ड्यू टू द सेम एटॉमिक साइज, नियरली सिमिलर एटॉमिक साइज, वो इजीली एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो फिर से हम ऑर्गेनिक में चले। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन को देख के आपको पहले क्या देखना है, देखो इस एरो के ऊपर ध्यान से देखना है। ये गिवन कंडीशन क्या है, इसका रोल क्या है। अगर हमें रिएजेंट की नॉलेज है, कंडीशन पता है, तो हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो जनरली जब कभी ये चीज देखने को मिलती है बेटा, तो यहाँ पे बनते हैं फ्री रेडिकल। फोटोकेमिकल रिएक्शन दिख रही है ना, तो फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, आपको पता है जब रेडिकल आपने पढ़े होंगे तो उसमें रेडिकल का ऑर्डर वही होता है जो कार्बोकेटाइन का होता है। टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। हमें देखना है अब क्या होगा यहाँ पे। तो जब ये यूबी है, ये Br2 को तोड़ेगी बेटा यहाँ पे, तो क्या बनेगी? दो रेडिकल बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? दो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। आपको पता है जब रेडिकल जनरेट होता है तो वो सामने वाले से भी रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि एक यहाँ से H निकाल के रेडिकल यहाँ बन जाए, या फिर आपको पता है यहाँ पे भी एक H है, देखो इसको तोड़ेंगे तो रेडिकल यहाँ भी तो बन सकता है ना? यहाँ पे भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको देखना है सबसे मोस्ट स्टेबल रेडिकल कहाँ बन रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ जो रेडिकल बनेगा वो टर्सरी होगा। देखो जिस कार्बन पे रेडिकल आएगा बेटा, उस पे एक कार्बन ये जुड़ा है, दूसरा ये जुड़ा है, तीसरा ये जुड़ा है। इट इज अ टर्सरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी रेडिकल बन रहा है, टर्सरी फ्री रेडिकल बन रहा है। जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन जैसे होता है ना, वही ऑर्डर जो है फ्री रेडिकल का भी होता है स्टेबिलिटी का। इसका मतलब हमारा यहाँ Br यहाँ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, बोलो? बी या ब्रेवो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती करेंगे जिनको नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईएस्ट पीकेए? पीकेए क्या होता है बताइए जरा।
pKa इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। क्या बोला मैंने? pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। अब आपने ध्यान से देखना है, यहाँ सबसे उसने हाईएस्ट पीके पूछा है, इसका मतलब सबसे वीक एसिड कौन होगा। क्लियर हुआ सबको? तो सोचेंगे जरा, इस ऑप्शन आपके सामने है पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैराक्रिसॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो अगर हमें कॉमन नेम नहीं पता होगा तो भी हम फंसेंगे। क्रिसॉल क्या होता है पता है आपको? जब फिनॉल पे हम CH3 लगाते हैं उसको हम क्रिसॉल बोलते हैं। देखो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्रिसॉल क्या होता है। देखो जब हम फिनॉल के पैरा पोजीशन पे हम क्या लगा दें, चलो मैं नीचे लगा देता हूँ ऐसे, है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको बोलते हैं क्रिसॉल। अब एसिडिटी की बात हुई बेटा, तो आपको पता है यहाँ पे जो हमारे पास क्या मिथाइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई एसिडिटी को डिक्रीज करता है प्यारे बच्चों, है ना। इसका मतलब ये सबसे क्या होगा, वीक एसिड होगा। कौन? क्रिसॉल। और जिस जो सबसे वीक एसिड होगा उसका पीके सबसे क्या होगा बोलो, हाई होगा, है ना। तो देखो उसमें हाईएस्ट पीके मतलब लोएस्ट एसिडिक कौन होगा, तो ये होगा हमारा चार्ली। क्योंकि देखो सबसे एसिडिक कौन होगा, तो अगर उसने पूछा होता यहाँ पे लोएस्ट पीके, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आंसर होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। क्योंकि NO2 इज अ हाईली स्ट्रॉन्ग, यू कैन से NO2 इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, पैराक्रिसॉल। अब देखो ये क्वेश्चन ईथर से आया है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वैरायटी बहुत बन सकती है भाई। देखो ये क्या दिया है, बेंजीन है ना, C6। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखूं तो आपको चीजें समझ में आ सकती है अच्छे से। देखो यहाँ पे दिया है O और यहाँ दिया है बेटा CH3, ईथर है। कह रहा है जब इसकी रिएक्शन हम HIC करेंगे तो कॉमन सी बात है क्या प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे उसने एक्सेस नहीं बोला है, अगर एक्सेस बोला तो आंसर अलग हो, तो सिंपल बोला HI, नॉर्मल कंडीशन पूछी है, ये माइनस है ये प्लस है। अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड यहाँ से टूटेगा या यहाँ से टूटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसकी वैरायटीज बहुत बनती है। कुछ सोचने की बात है कि अगर हम बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे इसमें माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, यहाँ से तोड़ेंगे तो इसमें माइनस होगा, इस पे प्लस होगा। तो आप अच्छे से जानते हो बेंजीन के कार्बन के ऊपर डायरेक्टली प्लस या माइनस अगर आए दैट इज अ वेरी वेरी अनस्टेबल। लेकिन अगर यहाँ आएगा तो देखो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, फिनोक्साइड आयन इज मोस्ट स्टेबल। बेटा बॉन्ड कहाँ से टूटेगा भाई, यहाँ से टूटेगा। जब यहाँ से टूटेगा तो इसके पास कौन है, ये माइनस है, यहाँ से प्लस वाला आएगा H, ये प्लस है, इसमें माइनस जाएगा I, तो क्या बना एक फिनॉल और बोलो मिथाइल आयोडाइड बन गया। तो क्या आंसर होगा, ब्रेवो। क्या आंसर होगा बोलो, ब्रेवो। क्लियर हुआ? लेकिन अगर देखो यहीं पे देखो मैं ध्यान दे बता दूं आपको, बहुत समझना क्वेश्चन आ सकता है इस बार। अगर इसको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा, पता है क्या लिख लेगा, एक्सेस ऑफ, अगर HI कर देता तो अब आंसर हमारा पता क्या होता, ये चार्ली। फिर तो दोनों मॉलिक्यूल फाइनली दोनों में क्या बनता, वो अल्कोहल बन जाता, दोनों ही अल्कोहल बनते, क्योंकि जो ये HI बनता फिर से वो रिएक्ट करता HI फर्दर, है ना, इस तरह से। तो तब आंसर ये होता। तो ध्यान देना यहाँ पे सिंपल नॉर्मली पूछा है उसने। क्लियर? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड फॉर्म प्रोडक्ट इनसॉल्युबल। देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, अरे मैं इसलिए कहा था देखो रिपीट है। ये क्वेश्चन आपका 2024 का है और ये क्वेश्चन आपके 2025 में भी रिपीट हो रखा है। चाहे तो आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं वापस बैक करके। क्लियर है? वहां पे देखो सेम क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल मिलता जुलता, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, उसने वहां पे एक्स करके पूछा था आपसे, ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल। देखो यहाँ नाम दे दिया, देखो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट है। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है कि इसके साथ रिएक्ट करने पर उसका जो प्रोडक्ट है वो एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा, कॉमन सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ये देखो रिपीट है ना क्वेश्चन। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं इस चीज को ध्यान से देखो, आपको मजा आएगा भाई, रिपीट है क्वेश्चन, समझ रहे हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस गिव कार्बल अमाइन रिएक्शन। देखो फिर से वही बात आ गई, कार्बल अमाइन रिएक्शन का मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देते हैं, ओनली और ओनली प्राइमरी अमाइंस देते हैं। कौन देते हैं भाई, प्राइमरी। देखो नेम रिएक्शन का क्वेश्चन MCQ बन गया, देखो तो ढूंढो इसमें प्राइमरी अमाइन कौन सा है, बताइए प्राइमरी अमाइन कौन सा है। तो कौन सा आंसर हो गया, पहला ही है। देखो ये भी सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये भी सेकेंडरी है, क्योंकि अब नाइट्रोजन से डायरेक्टली दो कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आंसर इज अल्फा। चलिए देखो नाइट ब्लाइंडनेस, देखो एक क्वेश्चन विटामिन का आता ही आता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, आप सब जानते हो विटामिन ए, है ना। विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना। रेटिनॉल भी बोलते हैं विटामिन ए को, कई बार एक साइंटिफिक नेम भी दे सकते हैं आपको। इसमें हमारा जो कॉर्निया होता है ना, वो कॉर्निया हार्ड हो जाता है। चलिए
व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डबल इन द रिएक्शन, देखो ध्यान से देखना, ये फिर से किसका क्वेश्चन आ गया, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक रिएक्शन है जिसकी हम इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसकी रिएक्टेंट की क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, द हाफ लाइफ पीरियड रिमेन सेम, लेकिन उसके हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब वो फिर किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगर आपको याद होगा हाफ लाइफ क्या था, टी हाफ इक्वल टू, है ना, याद है कुछ फॉर्मूला, 0 पॉइंट, क्या था फॉर्मूला, 0.0693 वाला, अपॉन क्या था यहाँ पे, बताओ भाई, के, ये था ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आती नहीं है, किसका आंसर होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का, किसका है, फर्स्ट ऑर्डर, याद रखना होगा ये। विच ऑफ दी फॉलोइंग द सेकेंडरी सेल, ये थोड़ा लर्न करने वाला क्वेश्चन है। अब देखो सेकेंडरी सेल का मतलब पता क्या होता है, जो रिचार्ज होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा रिचार्ज, जो सेल जो बैटरी रिचार्ज होती है उनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो मरकरी सेल कौन सा बताओ, जो हम घड़ी में लगाते हैं, क्या वो रिचार्ज होता है, नहीं होता है। ड्राई सेल कौन सा होता है, जो हम रिमोट में लगाते हैं, टॉर्च में लगाते हैं, तो क्या वो रिचार्ज होता है, नहीं होता है। डैनियल सेल भी रिचार्ज नहीं होता, तो कौन सा होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। देखो जो लेड स्टोरेज सेल है, जो हम अपने घरों में इन्वर्टर पे लगाते हैं, गाड़ियों में, कार में बैटरी लगती है, वो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी होती है भाई। वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया, क्योंकि सेल से मिलकर ही बैटरी बनती है। इस तरह से हमारा 2024 के क्वेश्चंस आए थे। अब बात करते हैं 2023। देखो मैंने कहा ना तीनों ईयर के, रिसेंटली मैंने आपको 3 इयर्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। फिर आई होप आपको मजा आ रहा होगा। प्लीज आप लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस तरह के बहुत सारे इफेक्टिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे, है ना। तो देखिएगा, चलिए अब 2023 की बात करते हैं बेटा। इसका पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनाइंशोमर्स। अब देखो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए एनाइंशोमर्स क्या होते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो। एनाइंशोमर्स आर द मिरर इमेजेस टू ईच अदर, है ना, बट डू नॉट सुपर इम्पोज, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है बट वो सुपर इम्पोज नहीं करते, उनको हम एनांशियोमर्स बोलते हैं। तो कह रहा है एनांशियोमर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, दे हैव सेम डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनांशियोमर का एक ही कंपाउंड तो है वो, इसका मतलब उसका डेंसिटी तो सेम होगा भाई, एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। अगर जो आपकी फोटो हो सामने, आपकी मिरर इमेज होगी ना, आपका मास आपकी इमेज का सेम ही रहने वाला है वो तो। दे हैव द सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। दे हैव द सेम स्पेसिफिक रोटेशन, नो 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 नो, भाई तभी तो एनांशियोमर है। अगर मतलब एक कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड, उसका अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसकी इमेज कैसी घुमा रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही बेटा। दे हैव सेम केमिकल रिएक्टिविटी, बिल्कुल, तो आंसर क्या हुआ, मतलब तीनों चीजें सही हैं, बट जो है उनका सेम स्पेसिफिक रोटेशन नहीं हो सकता है। उसने नॉट पूछा था आपसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, एस्प्रिन इज ऑब्टेन बाय एसाइलेशन, देखो एसिटाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये आपके क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों को। तो क्या पूछा उसने, कि जो एस्प्रिन है, ये हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है, ये चैप्टर का टॉपिक वहां से क्वेश्चन है ये। एस्प्रिन जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, मेडिसिन में डिस्प्लिन में भी पड़ता है, सॉल्ट होता है, एक ना, उसको जो ऑब्टेन करते हैं एस्टाइलेशन से, तो किस कंपाउंड का किया जाता है, मतलब किस कंपाउंड की प्रोडक्ट है हमारे पास एस्प्रिन, ऐसा कौन सा कंपाउंड इसमें से है जिसकी हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करवाते हैं। इसका मतलब होता है क्या, एसिटाइलेशन का मतलब उसकी रिएक्शन करते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, किससे करते हैं बोलो, एसिड एनहाइड्राइड से, तो इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन, जिससे हमें एस्प्रिन मिलती है। तो आप याद करो कौन सा था, दैट इज अ सैलिसिलिक एसिड। याद आ रहा है कुछ, रिएक्शन देखो जरा, क्या था, सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक वाले क्वेश्चन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। द रिएक्टिविटीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, देखो आपको कंपाउंड दिए HCHO, है ना, पहला कंपाउंड क्या दिया है, HCHO। दूसरा कंपाउंड क्या दिया है बोलो, सेकंड उसने लेबलिंग करी है CH3CHO। और तीसरा बेटा कंपाउंड दिया उसने क्या, CH3COCH3। ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और ये कीटोन है। अगर इनको ध्यान से खोल के देखोगे तो ये बनता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से। इसमें क्या बनेगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और इसको अगर हम ओपन करके देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। इसका मतलब सबसे
फास्ट किस में होगी, फिर उससे कम किस में होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो आप बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन कराएगा तो न्यूक्लियर अटैक कहाँ करेगा बोलो, इस कार्बोनिल कार्बन पे करेगा भाई, है ना, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, सबसे फास्ट किस में होगा बताओ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ फास्ट होता है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, सबसे बेसिक बात है। जिसकी कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिटी क्या होती है, ठीक ठाक होती है ना, कमी होती है जिसपे। तो देखो इधर से भी एच है, इधर भी एच है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगभग जीरो है। तो सबसे फास्ट इसमें होगी बेटा, किसमें, फर्स्ट वाले में। तो एक ही ऑप्शन हमारे फर्स्ट वाले में। फिर उसके बाद किसमें, एक साइड इसमें मिथाइल ग्रुप है, इसमें दोनों साइड है, सबसे मुश्किल से इसमें होगी क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कीटोन में। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे, ध्यान रखना। चलिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब क्या हुआ, आपको पता है हमारी अमाइन जो है, एनिलीन है, ये सब बेसिक होते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होता है भाई, लोन पेयर होता है। जिनके पास लोन पेयर होता है वो क्या है, लुईस बेस है। अब ये सबके पास ही लोन पेयर है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा बेस कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, मतलब जो अपना लोन पेयर इजीली दे देगा, जिसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा। तो ध्यान देखो, इसका लोन पेयर देखो यहाँ कहाँ चला गया बेटा, कंजुकेशन में। हालांकि यहाँ से थोड़ा सा प्लस आई लग रहा है, ठीक है। इसका लोन पेयर भी कहाँ चला गया, कंजुगेशन में। इसका लोन पेयर भी कहाँ चला गया, कंजुगेशन में। और साथ में यहाँ माइनस आई लग रहा है भाई, देखो माइनस आई के साथ साथ माइनस आर भी कह सकते हैं, माइनस एम भी लग रहा है। तो इसका लोन पेयर तो बिल्कुल भी यहाँ बचेगा नहीं अवेलेबल, तुरंत इस पूरा सिस्टम इसको नीचे खींच लेगा। अब बात करते हैं इसकी, देखो इसका लोन पेयर 24/7 यही अवेलेबल है क्योंकि कोई कंजुगेशन में नहीं है। सबसे अच्छा बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारा ये होगा प्राइमरी अमाइन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में यही क्वेश्चन इस बार तुम्हारे पास फिर ऑर्डर बनाने के लिए आ सकता है। तो वे सबसे ऑर्डर बनाना चाहोगे तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ, डी। उससे कम थोड़ा बेसिक कौन हुआ भाई, है ना, सबसे ज्यादा बेसिक ये हुआ ना। थोड़ा कम कौन होगा फिर, कहीं ना कहीं जाके हमारा ए। उससे कम कौन होगा, सिंपल सी। और सबसे लीस्ट कौन होगा, बी। देखो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी क्वेश्चन को इस बार आपको ऑर्डर बना सकता है, वन लाइनर पूछ सकता है, तो इसलिए कह रहा हूं ध्यान देना। ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ओनली ग्लूकोज, बताओ जरा, याद करो। ऐसा कौन सा हाइड्रोलिसिस है जिसमें हाइड्रोलिसिस करने पर केवल ग्लूकोज ही ग्लूकोज मोनोमर मिलते हैं, याद करो। ऑप्शन क्या है, स्टार्च है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। अगर आपको याद हो लैक्टोज तो बेटा अपने आप में मोनोमर है, ठीक है ना, मोनोसेकेराइड है ना, ये बोलो ये क्या है, ये तो मोनोसेकेराइड हो गया। फ्रक्टोज भी क्या हो गया बोलो, मोनोसेकेराइड हो गया। अब जो सुक्रोज है, आपको पता है सुक्रोज में जो हम घर में चीनी खाते हैं उसी को हम सुक्रोज बोलते हैं। उसमें एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रक्टोज। उसने पूछा ओनली ग्लूकोज, तो क्या बचा, ओनली स्टार्च। आपको पता होगा स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, इट गिव अल्फा डी ग्लूकोज। क्या देता है भाई, अल्फा डी ग्लूकोज देता है। सेलुलोज क्या देता है बताइए, बीटा डी ग्लूकोज देता है। क्लियर हुआ, बायोमोलिकुलर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो फिर से विटामिन का क्वेश्चन, देखो हर हर साल एक विटामिन का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो 23 में भी पूछा, 24 में भी पूछा, 25 में भी पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सबको पता है विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल। इसलिए इससे ये एक और क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि विच विटामिन जो है हमारे पास हमें रेगुलरली हमें फूड में लेनी चाहिए, या विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी। कौन सी विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकती है, विटामिन सी है, बिकॉज इट इज अ वाटर सॉल्युबल। तो इसलिए मैं रेगुलर उसको लेना पड़ता है। चलिए, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर ऐसा कौन सा हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर है जिसमें क्या होगा, यूनिट जो है रेट कांस्टेंट जो है हमारे पास रिएक्शन है वो सेम हो जाती है किसके, उसके रेट कांस्टेंट की। यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द सेम एज द रेट कांस्टेंट। बताओ किसमें होगा, जीरो ऑर्डर। अगर आपको याद होगा तो जीरो ऑर्डर में होता है ना, रेट का फॉर्मूला आता है ना, आपको बताइए क्या होता है, बताओ। और आपने पढ़ा होगा कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम इसकी रिएक्टेंट जीरो हो गया ऑर्डर, तो देखो जो रेट की यूनिट होगी वही किसकी हो जाएगी, फिर के की हो जाएगी, है ना। तो जीरो ऑर्डर है बेटा। देखो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होगा, देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपके 25 में भी था ना। देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखो भाई, देखो प्यारे बच्चों जबरदस्त है, मजा आने वाला है आपको। देखो कोरलांस लॉ वाला सेम क्वेश्चन है, ये 2025 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछ, 2 साल बाद फिर से रिपीट कर दिया गया। देखो ठीक है ना, इसलिए मैंने ओरिजिनल पेपर लाया, बिल्कुल पेपर का स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने।
ठीक है, कोई भी टाइपिंग नहीं किया है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमने बताया था आपको, जब हमारी कंसंट्रेशन 10 टू 0 हो जाती है बेटा। देखो, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन एजेट्रॉप से आया, देखो एजेट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर है ना, आपने एजेट्रोप पढ़ा होगा कि एजेट्रोप्स का मीनिंग होता है ऐसे स्पेसिफिक जो कंपोजिशन होते हैं सॉल्यूशन की जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। अ मिक्सचर व्हिच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, टू लिक्विड्स हैव बॉइलिंग पॉइंट हाई। अब उसने पूछा है कि एजेट्रोप्स मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैव अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड, दोनों से ऊपर है। तो दोनों से ऊपर होगा तो क्या होता है बताओ, आपको पता होगा दो टाइप के एजेट्रोप्स होते हैं। एक कौन होता है बताओ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स, याद है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। और एक होते हैं बेटा क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। तो इसकी ट्रिक होती है, जो मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप कौन बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले। और मैक्सिमम मिनिमम कौन बनाते हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन वाले। अब उसने बोला जिनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ऊपर है उसको मैक्सिमम बॉइलिंग बोलेंगे। इसका मतलब जो नेगेटिव डेविएशन आएगा, तो क्या आंसर होगा बेटा, सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस तरह से कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है, तब आंसर बनते हैं, रट के नहीं हो सकते ये। विच नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, ये भी कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल करने के लिए, एक्सपेरिमेंट में इस तरह के डेटा निकालने के लिए हम कौन सी वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो बिल्कुल वेल नोन है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इसको हम रूम टेम्परेचर भी कर सकते हैं, है ना, बल्क में होता है, इसका रिजल्ट इजिली ऑब्टेन होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल को हम स्टडी कर सकते हैं इससे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द आंसर। Among the following outermost configuration of the transition metal, which shows the highest, देखो this question is also repeat, देखो 2025 में पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया था, देख रहे हो आप, है ना, बताओ। मैंने इस वीडियो का स्टार्टिंग इस क्वेश्चन से करी थी, देखो याद करो, 25 का क्वेश्चन था वो, 2025 के पेपर में आया था, और ये देखो 2023 में भी आया हुआ है, देखो ओरिजिनल पेपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। among the following outermost transition metal which has the highest oxidation state, अगेन आंसर क्या होगा, 3d5 4s2, मैग्नीज का है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सेस, अब देखो ये पूछा है आयंस की, अगर हम इसको पानी में डालेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितने आयन देगा, अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन आयन किस तरह से डिसोसिएट होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कि जो इनकी सेकेंडरी बैलेंसी होती है, सेकेंडरी बैलेंसी कौन होती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, तो बाहर क्या है, इसके काउंटर आयन है। तो अगर आप इसको एक्वस में डालोगे पानी में, ये कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। हमारी जो हमारी क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है बेटा, ये कभी नहीं टूटती है, केवल काउंटर आयन टूटेंगे इस तरह से। देखो एक मॉलिक्यूल तो पूरा ये हो गया, है ना, आयंस के फॉर्म में, इस पे आयन क्या आएगा, तो टू नेगेटिव बाहर आया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा, टू पॉजिटिव, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलो, टू पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो एक आयन ये बन गया और दो आयन, टोटल आयन कितने बने बोलो, थ्री, आंसर क्या होगा, थ्री। देखो ऐसे बच्चे ने टू भी कर रखा है यहाँ पे, जिसका पेपर रहा होगा ये। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान देना है मेरे बच्चों। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो नॉट वर्ड पे ध्यान देना है, कह रहा इनमें से ऐसा कौन सा है जो इसको हम एज अ लिगेंड एक्सपेक्टेड जो है लिगेंड की तरह वर्क नहीं कर सकता है। तो आपको याद होगा व्हाट इज द लिगेंड, बेसिकली लिगेंड कौन बन सकता है भाई, लिगेंड्स कौन होते हैं, पहली बात तो ये बताओ मुझे, लिगेंड्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर भी कितने बेटा, वन पेयर, कितना पेयर, वन पेयर इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल एटम को देंगे। तो कौन देगा, जिस पे होगा, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपको पता है अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब लोन पेयर जीरो है, तो ये लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता है। वाटर के पास भी दो दो लोन पेयर है, अमोनिया के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे अमोनियम आयन जो है एज अ लिगेंड वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, आप कैसे पता करेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हटके नहीं हो सकता। देखो चारों के चारों कंपाउंड जो है बेटा यहाँ पे किसके हैं, आयरन के ही हैं। इसका मतलब यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा, तो डिपेंड करेगा लिगेंड्स पे, डिपेंड्स करेगा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। देखो ध्यान दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा होगा एक कैटेगरी हमारे पास लिगेंड की होती है बेटा, कौन सा, याद करो, चिलेटिंग लिगेंड्स, कौन से होते हैं बोलो,
चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड क्या बनाते हैं भाई? रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं मेटल के चारों तरफ। तो जितने भी चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब चिलेटिंग लिगेंड कौन कौन से होते हैं? जो बेसिकली क्या होते हैं बोलो? जो भाई पॉलीडेंटेड होते हैं, है ना, या डाइडेंटेड होते हैं। जैसे हमारे पास है ऑक्जेलिटो C2O4, हमारे पास है EN इथाइलिन डायमीन, ऑक्जेलिटो में 2 नेगेटिव होता है। हमारे पास है EDTA। ये सब कैसे हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। तो देखो इसमें चेक करो किस में है ऑक्जेलिटो, पहले वाले में तो है। ये आपके एनसीईआरटी के उससे है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, चाहे तो आप देख लो, है ना। बिल्कुल 90% सिमिलर क्वेश्चन है, वहां से लिया गया क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में से लिए गए हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आई होगी, बहुत फायदा मिला होगा, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको ये आने वाले पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये मेरा पूरा आपसे वादा है। अगर आपको उसको ध्यान से आप देख रहे होंगे, मेरे साथ साथ आप इसको लेकर चल रहे होंगे, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ सर मजा आया। बिल्कुल क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर ही समझ को, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप इसको जो है 2x पे भी चला सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना। तो चलिए फिर इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्यारे बच्चों। गुड बाय।